किसी को याद है हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? तो यहाँ पे पता चल जाएगा। सही है। हम मैप पढ़ रहे थे। मैप में हमने ये देखा था कि मैप सिंपल क्या करता है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मैप क्या करता है कि वो हर एलिमेंट पे लूप चलाता है, और उस हर एलिमेंट पे आपको जो भी प्रोसेस करना हो ये आप उस पर कर सकते हैं। उसका मेरे ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक अपना लूप बनाएं। आप एक अपना लूप बनाएं और लूप वो किस पे चलेगा, जो आपकी एरे है। जैसे यहाँ पे मैं किस एरे पे चला रहा हूँ, ए पे। तो ए एरे पे चलेगा, और आपको पता है कि ये लूप जब हम लेस देन ए डॉट लेंथ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये लूप, ये एरे जब तक होगा ये तब तक चलता रहेगा, ये हर एलिमेंट तक जाएगा। अब आप इस बॉडी में आप ये लिखते हैं कि हर लूप के आइट्रेशन में आपको क्या कराना है। सही है। यहाँ पे आप यही लिखते हैं ना कि जब एक लूप चले तो आपको क्या कराना है। अभी मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं सिंपल एक न्यू एरे में पुश कर रहा हूँ। सही है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। कोई आप फंक्शन चला दें, आप कुछ भी कर दें, उसके एरे के कुछ आइटम को चेक करें, डिलीट कर दें, उनके कैपिटल कर दें, लोअर केस कर दें, आपकी मर्जी है। कौन सा? इसका आउटपुट बेसिकली यहाँ पे क्या चक्कर होता है कि डॉट मैप के अंदर जो आप फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन में आप पहले यहाँ पे बताते हैं कि आपने करना क्या है। ठीक है। वहां पे आप एक चीज रिटर्न कराते हैं, एक एलिमेंट। वो एलिमेंट एक न्यू एरे में सेव होता है। सही है। ये जो आपकी एरे सेव हुई, ये आपका बेसिकली क्या है, आउटपुट। अब इस एरे को आप कंसोल करवा लें, इस एरे को आप कहीं इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्जी है। अब अगर आप इसको देखें दोबारा तो ये आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा कि हुआ क्या कि सबसे पहले ये खाली एरे। सही है। इस एरे के अंदर कुछ भी नहीं। जब मैंने ये लूप चलाया तो ये लूप किस पे चला, ए पे। अब ये वाला लूप कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें क्या प्लस कर दो, मैप, और किस में सेव करा दो, बी एरे। तो जो आपकी ये बी एरे फाइनली बनेगी वो आपका क्या होगा, आउटपुट। हाँ, ए को डिफाइन किया, एक एरे है, एरे। सही है। एक सिंपल एरे बनाई है। तो होगा क्या, आप डॉट मैप या लूप दोनों चक्रों में क्या हो रहा है कि वो एरे के हर एलिमेंट पे जा रहा है, उस पर प्लस मैप कर रहा है, और वो एक दूसरी एरे में सेव करा दे रहा है। ये दोनों काम एग्जैक्टली सिमिलर है। किसी को कोई सवाल है मैप पे? मैप किसी ने ट्राई किया था लास्ट टाइम? आई थिंक एक्सरसाइज दी थी आपको। सही है। तो मैप सिंपली क्या करता है कि एरे के हर एलिमेंट पे लूप चलाता है। बस ये दिमाग में रखिएगा। सही है। और जब वो एरे पे चलाएगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। इसके बाद हमारे पास था फिल्टर। अब इस डॉट फिल्टर का क्या मतलब है? ये डॉट फिल्टर क्या है, मेथड है। मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शन को मेथड कहते हैं। सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, मेथड। अब मुझे जरा बताएं, ये ए जो है ये तो एरे है। सही है। एरे में फंक्शन कहां से आया, मतलब एरे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर ये मेथड कहां से आया? तो ये किसने लगाया डॉट फिल्टर? मैंने तो नहीं बताया उसको। ये डॉट फिल्टर आया कहां से? ये जावास्क्रिप्ट का पहले से बना हुआ है, नेटिव कोड है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये कंसोल में प्रिंट करा के दिखाया था, और बहुत ही लंबी लिस्ट थी जो आपको वो मेथड्स ऑलरेडी बना के दे देता है। ठीक है। एक काम हम करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं।
यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा। बहुत पिंक कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। हमारे पास ये एक एरे है ए। आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? फिल्टर। अब आपको पता है कि फिल्टर के अंदर आपको क्या देना होगा? एक फंक्शन। अब आप इसमें एरो फंक्शन दें या सिंपल वाला फंक्शन दें, आपकी मर्जी है। ये बात तो सबको क्लियर है। अब ये जो फिल्टर है ये भी मैप की तरह एक लूप चलाता है, सही है? ये मैप की तरह लूप चलाता है। तो दोनों में फर्क क्या है, जरा वो अभी देख लेते हैं। ये भी रिटर्न करेगा, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा? जरा देखिए, मैंने ट्रू लिखा तो नीचे क्या आया? ट्रू लिखा तो क्या आया? एरे आई। अब जरा इसको दोबारा करते हैं। अब मैं इसकी जगह क्या कर देता हूं, तो नीचे क्या आया? एम्प्टी एरे। कुछ समझ आ रहा है हो क्या रहा है? देखें, मैप क्या करता था? मैप आपके एरे पे लूप चलाता था। वो आपको एक ऑप्शन देता था कि लूप हर एलिमेंट पे चलेगा। तो उस हर एलिमेंट का क्या करना है ये आपकी मर्जी। तो भी आप उसमें चेंजेस करें, कुछ भी करें, फिर आप उसको फाइनली क्या करा दें? रिटर्न। जब आप उसको रिटर्न कराते थे तो वो किसमें सेव करा देता था? एक न्यू एरे में। सेम काम फिल्टर करता है, बस उसमें थोड़ी सी डिफरेंस। ये आपको ये इजाजत नहीं देता कि जो चीज एलिमेंट है उसमें आप कोई रद्दो बदल करें। नहीं, इसका ये मकसद नहीं है। फिल्टर का मकसद है, जैसे फिल्टर पानी का फिल्टर होता है, आपको कोई चीज चाहिए कोई नहीं चाहिए, तो आप इसको बताते हो कंडीशन के थ्रू कि आपको जो चीज चाहिए और जो नहीं चाहिए। तो जब आप उसको रिटर्न कराओगे ट्रू, तो वो एलिमेंट वो क्या कर देगा? रिटर्न करा देगा। और जब आप उसको करा दोगे फॉल्स, तो वो एलिमेंट साइड में कर देगा। तो ये बेसिकली फिल्टर कर रहा है। पहले ये हर एलिमेंट पे लूप चलाएगा, उस हर एलिमेंट के लूप में वो आपसे पूछेगा कि भाई मुझे ये ऐड करना चाहिए या नहीं। जब आप उसको ट्रू भेजेंगे तो वो क्या करेगा? ऐड। अगर आप उसको कहेंगे फॉल्स, तो क्या करेगा? आउट। इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। कंडीशंस बना सकते हैं, हम कंडीशंस देखते हैं वो क्या हो सकता है। ये भी न्यू एरे बनाता है। ये ए हमारी पहले से बनी हुई है, और ये आपको याद होगा सबको, सही है? अगर अभी मैं इसको चलाता हूं तो क्या होगा? ई के अंदर क्या सेव होगा? ठीक है, इसने प्लस मैप कर दिया था और कुछ भी नहीं किया था। अब जरा हम ऊपर जाते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन लगा देते हैं। इफ अब क्या होगा? जब, लेकिन इसमें एक और चीज आपने शायद नहीं देखी, चलें वो आपका वो भी दूर कर देते हैं जो आपने जवाब दिया। अब बताएं। ठीक है, अब की बार हमने क्या किया कि हमने इस पे कंडीशन लगा दी थी। उस कंडीशन पे हमने क्या किया कि जब इंडेक्स नंबर 1 हो तो मैप लगा दो, उसके अलावा सेम चीज वापस कर दो, कुछ भी ना लगाओ। ये सेम फंक्शनैलिटी किसकी है? फिल्टर की। सही है। अब फिल्टर किस केसेस में ज्यादा इस्तेमाल होता है उसको जरा देख लेते हैं।
अभी जो हमने एरे बनाई है ये बेसिकली फिल्टर का केस है नहीं। तो अभी हमने एरे बनाई थी एप्पल मैंगो ऑरेंज, नॉर्मली इस तरह की एरे में यूज होता नहीं। किस तरह के एरे में यूज होता है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ नेम, और यहाँ पे हम इसको देते हैं एज, अभी किसी को समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? अभी हमारे पास एक एरे है, उस एरे में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम की प्रॉपर्टी है और एक एज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इस वक्त हमारा ए का नया आपका एरे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा सा एरे बन गया है, ये ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि ए पे लगाओ फिल्टर, और इस फिल्टर में लाजमी सी बात है मैं क्या पास करूंगा, एक फंक्शन। ये फंक्शन मुझे आइटम रिटर्न करेगा। आइटम वो क्या होता है, वो एलिमेंट खुद। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये हर एलिमेंट पे जब जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट। सही है ना, मैं इसको कहता हूँ रिटर्न आइटम एज greater than equals to 30। जब मैंने ये कंडीशन लिखी तो नीचे वो क्या दिखा रहा है, यानी कि मैंने ये कंडीशन लगाई है कि मेरे पास वो लोग फिल्टर करके ले आओ जो 30 साल से बड़े हैं। समझ रहे हैं? तो ये इसका एक्चुअल यूज केस है, क्योंकि आपको कभी ना कभी ये केस आपके सामने आएगा कि आपकी रिएक्ट की ऐप में आपके पास 100-200 लोगों का डेटा होगा जो सर्वर से आ रहा होगा। अब उस डेटा पे आपको जो यूजर्स हैं उनको फिल्टर्स बनाने दें। आपने वेबसाइट पे देखा होगा जैसे दराज है कि आप उसको कहते हैं कि मुझे वो चीज़ लाके दो जिसकी कीमत जो है वो 100 रुपये से लेके 2000 रुपये तक हो। डेटा बेस जैसा काम कि फिल्टर आप ये भी लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ आईफोन दिखाओ। आप ये भी फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ सैमसंग के प्रोडक्ट्स दिखाओ, यूज दिखाओ या न्यू दिखाओ। इस तरह के आप फिल्टर्स देखते हैं। तो ये बेसिकली वही फिल्टर है। जब आप एक नया फिल्टर लगा रहे हैं तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो जो एरे से डेटा आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर। और वो सिंपल कैसे कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन लगा दे रहे हैं। समझ रहे, बहुत सिंपल सा काम है। इसमें इवन एक और चीज होती है, अगर आपको शायद आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं तो आपने स्ट्रिंग मेथड सबने पढ़ा था। स्ट्रिंग मेथड जेएस में एक होता है स्टार्ट विद, ये आपको पता है? मुझे नहीं याद कि हमने ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हो सकता है कि ये भी इस तरह की, जैसे कि जावास्क्रिप्ट नॉर्मली डेटा साइंस में यूज नहीं होती, पाइथन ज़्यादा यूज होती है। ये समझ लें एक डेटा प्री प्रोसेसिंग में पार्ट है कि डेटा साइंस का पार्ट है। डेटा प्री प्रोसेसिंग कि मैंने फिल्टर आउट कर लिया, कि मैंने ये चेक कर लिया कि डेटा में कोई एम्प्टी स्पेसेस तो नहीं है, डेटा में कोई नॉन वैल्यू तो नहीं है, नल वैल्यू तो नहीं है। इस तरह की चीज़ों को साफ करना प्री प्रोसेसिंग का पेज आता है, बहुत अलग वो
हैवी चीज। स्टार्ट विद बेसिकली एक स्ट्रिंग मेथड है। स्ट्रिंग मेथड आपको कभी याद है क्या होता है? तो सिंपल एक फंक्शन होते हैं जो आपकी स्ट्रिंग में कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे कोई आपका स्लाइस था, ट्रिम था, ये तीसरा कौन सा था? स्प्लिट था। तो स्प्लिट, ट्रिम और स्लाइस, ये आपके स्ट्रिंग मेथड से। इसी तरीके से ये स्टार्ट विद का एक स्ट्रिंग मेथड है। अगर आप इधर लिखते हैं, ये आप चीज समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैं वेरिएबल बना के भी काम कर सकता था, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दिया। ये बात सबको समझ आ रही है या कोई कंफ्यूज हो रहा है इस बात? ये कहने का मतलब है कि भाई ये मैं ऐसे कर सकता था, var name इट इज इक्वल्स टू, मेरा ये वेरिएबल बन गया। अब मैं कहूँगा नेम डॉट स्टार्ट विद हेलो, लेकिन अभी ये आपके पास नहीं हुआ। अगर मैं इसमें कहता हूँ स्टार्ट विद ए, तो नीचे क्या कह रहे हैं? ट्रू। आप फिर इसको कहेंगे के, तो भी नीचे क्या कह रहे हैं? ट्रू। एच ट्रू, क्यू फॉल्स। अब ये कहाँ आपने देखा है? ये किस चीज को मैं दिखा रहा हूँ? सर्च बार जो होता है आपके प्रोडक्ट का सर्च बार। जैसे कि फर्ज करें आपके बच्चों की पूरी नेम लिस्ट है, उसमें 300-400 बच्चे हैं, आपको अपना नाम ढूंढना है। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आप अपना नाम पहले लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ना स्पेलिंग आगे पीछे हो जाती है। तो नॉर्मली हमारा तरीकेकार क्या होता है कि हम अपने पहले 3 वर्ड लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, ताकि हमें वो फिल्टर आउट हो जाता है। अगर फिर भी बच्चे ज्यादा होते हैं तो हम एक कैरेक्टर बढ़ाते जाते हैं जब तक हमारा नाम वाज़ेह नहीं होता। याद है जी, ये काम रिएक्ट के अंदर कैसे मुमकिन है? फिल्टर और स्टार्ट विद के इस्तेमाल। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर हम इसको उठाएं, जैसे कि अब ये ए डॉट फिल्टर है, पता है इधर क्या आएगा? तो रट गया होगा आइटम। अब मैं इसको कहूंगा रिटर्न करो, आइटम के अंदर होगा नेम डॉट स्टार्ट, स्पेलिंग की गलती ना हो जाए, अच्छा है कि यहाँ से कॉपी कर लें, स्टार्ट विद ए। वैसे सारे ही ए वाले, ये काम करने की बात। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एज पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने किस पे कंडीशन लगाई है? ये हमारा वैसा का वैसा है। अब हम अपनी कंडीशन कॉपी करते हैं। अब हमारे पास क्या है? फिल्टर, फिल्टर आइटम रिटर्न क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है नेम। अच्छा, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो पूरा है ये कोई ना कोई कंडीशन रिटर्न करेगा। इस पूरी की जगह क्या लिख के आ जाएगा? कोई ना कोई कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है? ट्रू या फॉल्स। ये बात सबको समझ आ रही है? स्ट्रिंग पे क्या स्टार्ट से, हाँ मेथड स्टार्ट से स्ट्रिंग मेथड है, उसका नाम ही स्ट्रिंग लगेगा। अब हम इसको क्या कहते हैं? हेडर। अब जरा देखते हैं कि जो नई एरे बनी है उसमें कौन कौन है? सिर्फ AB और AB2। अब जरा अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, अब ये वाला जो काम है ना, ये रिएक्ट का कमाल होता है कि ये डायनेमिकली चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पर आके बी लिखूंगा, अगर ये रिएक्ट होती तो वो ऑटोमेटिकली चल रहा। मतलब आप जैसे जैसे टाइप करते जाते हैं वो बैकएंड पे ये पूरा प्रोसेस दोबारा हो जाता है। इस तरीके से काम होता है। अच्छा, मैंने कैपिटल बी लिखा तो नीचे एम्प्टी एरे दिखा देती हूँ क्या? बी स्मॉल, तो अब नीचे दो लिखा है, सही है। अब मैंने लिखा 2 तो 1 बच गया, यानी फाइनली मुझे अपना नाम मिल गया, तो मुझे अपना डेटा भी मिल गया। ये काम किसका है? आप इसमें एरे के मेथड्स को फिल्टर आउट करते हैं। अब आपने एक और चीज इधर सीखी कि लोअर केस और अपर केस का मसला होता है, सही है। अब आपको
आपको थोड़ी पता है कि आपके नाम में जो सर्वर में डेटा सेव है उसके अंदर ए कैपिटल है कि के कैपिटल है कि एच कैपिटल है, कौन सा कैपिटल है कौन सा कैपिटल नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग जो है वो अपर केस लोअर केस को इक्वल नहीं करती। कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल है, वो आपको फॉल्स देगा ठक करके। अब वो फॉल्स देगा यहाँ पर, इस कंडीशन में फॉल्स आएगा, जब फॉल्स होगा तो वो आइटम वो डिस्कार्ड कर देगा, डिलीट कर देगा। तो आपका तो मसला हो गया, हालांकि वो आपका ही नाम था। तो आप नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि आप कोई भी फंक्शन लगाने से पहले, या मैंने आपको बताया था कि जब आप डेटा भेजते हैं डेटाबेस में तो उसको लोअर केस करके भेजते हैं, ठीक है। तो आपको जब यूजर का नाम नजर आए ना यहाँ से, तो आप उसमें डेलिबरेटली क्या लगा सकते हैं, लोअर, मतलब लोअर मेथड। अब मुझे याद नहीं है ये पाइथन का है, लोअर केस। अब क्या है वजह, क्योंकि स्टार्ट से मैंने क्या दिया है, अब क्या आ गया। अब हालांकि देखें यहाँ पे कैपिटल है, सही है, यहाँ पे कैपिटल है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दिया है, क्योंकि अब मेरी टेंशन खत्म हो गई, सही है। अब यहाँ पे कैपिटल हो स्मॉल हो, मुझे पता है कि मेरा कोड इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस। और जो मेरे पास यहाँ पे यूजर सर्च बार में दे रहा है, अरे यूजर ने कैपिटल ए लिखा होता, मैं उसको यहाँ भी क्या कन्वर्ट करके ला रहा हूँ, स्मॉल केस। तो इस तरीके से हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो इसका बहुत ख्याल रखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आप बैठ के पहले सोचते हो कि यूजर क्या क्या घपले कर सकता है, यूजर क्या क्या मसले कर सकता है, आप उसको बैठ के सोचते हो और उसके क्या बनाते हो, एक्सेप्शन। आप इफ एल्स बनाते हो, तो ये हो ये कर दो, ये हो जाए ये करो, मतलब आप सोचते हो कि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए यूजर पागल है, उसको कुछ नहीं पता, वो आपकी ऐप उसको कहते हैं, क्योंकि आप जो चीज बना रहे हो ना, आप बोलोगे यार कितना आसान है, कौन पागल होगा जो उसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये गलती है। जब आपने ये चीज सोची आप तबाह हो, क्योंकि जो यूजर है वो पागल है, उसको समझ में नहीं आती कि आपकी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है। तो आपने अपनी तरफ से पूरी तैयार रखी है कि कोई भी वो कारनामा करे आपके लिए जवाब हाजिर है, आपका कोड क्रैश नहीं करना चाहिए, समझ रहे। अब आप बंदा कोई बेचारा उसको अपना नाम ना मिले, वो ए के लगाता रहे 10 मिनट तक, वो बोलेगा क्या पागल वेबसाइट है, वो छोड़ के चला जाएगा, सही है। तो ये इस तरह की, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। और आप अगर किसी इंशाल्लाह बड़ी कंपनी में जाएंगे तो एक बड़ी कंपनी में एक पोस्ट होती है क्वालिटी एश्योरेंस, सही है। उसमें क्या होता है कि वो आपके कोड में ना, वो खुद को जॉब, वो खुद को समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं 5 साल का बच्चा हूँ, फिर वो ना आपके कोड ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो हर वो पागलपना करता है जो कि उसको लगता है कि कोई यूजर कर सकता है। वो चेक करता है कि हर चीज आपके लिए आपने रेडी की है कि नहीं, मतलब वो फजूल में स्पेस देगा, फजूल में अपर केस लोअर केस लिखेगा, पटाख बटन दबाएगा, बोलेगा बस किसी तरीके से कोई बग निकल जाए और आपकी जिंदगी आजाद कर दे, क्योंकि ये उसका काम, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो बॉस को बताएगा देखो मैंने इस महीने में इतने इतने बग्स निकाले इंजीनियर, तो कीड़े निकालना उसका काम है, सही है। तो कहीं कहीं पे वो टेस्टिंग इंजीनियर भी कहलाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर कहलाता है, काम सही भी होता है कीड़े निकालना। अब मजे की बात है कि जो कीड़े निकालने वाला होता है वो भी खुद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आप पहले डेवलपर होते हैं, डेवलपर के बाद आप कीड़े होते हैं, क्योंकि आपको जब ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ से चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं तो आप ब्रेक करके चलो, आपको नहीं पता लगेगा ना। इसी तरीके से जो हैकिंग शैकिंग सीखना चाह रहे होते हैं ना लोग, सीधा पहुंच जाते हैं कि जी हैकिंग सिखाओ हैकिंग सिखाओ, तो ये नहीं पता होता भाई जो मशीन जिसको तुम हैक करने जा रहे हो, पहले ये तो सीखो कि वो मशीन कहाँ कैसे है। नहीं है, मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, मेरे पास सैलानी का अपने कॉन्फ्लेट लेकर आए थे 2014, तो लिखा हुआ था मोबाइल वेब डेवलपमेंट, मैंने कहा तो हैकिंग, तो मैं पढ़ लूँगा उसके बाद मैंने वेबसाइट हैक कर दी, तो
तो मुझे भी नहीं पता था कि ये तो खैर ये आपको एक सेक्शन सोचनी पड़ती है कि कैसे कैसे चीज़ उनकी पढ़ सकती है ताकि आपकी वेबसाइट हर हाल में देखना। अगर आप पूरे तरीके से लेजेंड हो गए ना तो आपने पूरा का पूरा कोड ना ट्राई के अंदर डाला होगा और साथ नीचे लिखा हुआ होगा एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये तरीका आप भी नहीं कीजिएगा वरना आपको जो बॉस है आपका कॉल करके बोलेगा कि कल बता इधर में तो जाओ से वो एक तरीका है, हम उसको कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। इसमें होता है कि आप प्रोग्राम को कहते हो कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो ब्रेक मत होना, उसकी जगह पे ये रिप्लाई दे देना। ठीक है, लेकिन हो सकता है छोटी मोटा कोई एरर हो मिस्टेक। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं, ये स्टेप होता है लास्ट, बिल्कुल आखिरी। लड़के क्या करते हैं, शुरू में ही लगा देते हैं। अब मसला ये होता है कि कोई छोटा मोटा एरर होता है ना, अब वो एरर दिखता नहीं, उसकी जगह पर उनको क्या बोल देता है, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन समथिंग वेंट रॉन्ग या जवाब आ जाता है कुछ ना कुछ। अब उनको समझ में नहीं आता ये कोड झूठ पटा कर क्यों है, क्योंकि वो छोटा सा बीच में एरर है। तो आपने क्योंकि ट्राई कैच कराया हुआ है तो एरर आपको शो नहीं करा, वेबसाइट क्रैश नहीं कर रहा, उल्टा आपको वो जवाब दे रहा है जो आपने लिखा। तो ट्राई कैच बिल्कुल लास्ट में लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है जब आप सोचोगे यार बहुत देख लिया, फिर भी अगर कोई गड़बड़ हो जाए क्या है कि बस ब्रेक मत होना, बस ये रिप्लाई है। तो अगर आपका कोड ब्रेक हुआ तब तक ठीक है, तो तब मसला ज़्यादा है। सर्चिंग में कैसे आएगा, नहीं इसका एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप अपना किसी वेबसाइट पे नाम सर्च करें, सही बात है कि इसके अंदर यही चीज इस्तेमाल होती है फिल्टर। अब ये नेम का बटन वो है, नहीं है नेम का बॉक्स है, अब आप उस पर लिख रहे हो, मैंने KH लिखा तो नीचे क्या बच गया, इस पर क्या लगा हुआ है, स्टार्ट। स्टार्ट से भी लगा हुआ है, इस पर एक और बेसिकली सारे कैरेक्टर्स को सर्च करता है पूरे उसमें स्ट्रिंग में। नहीं क्यों किया वो खैर अलग चीज़ थी हमारे लिए, लेकिन समझ वाली बात ये कि ये वेबसाइट रिएक्ट के अंदर है और रिएक्ट वेबसाइट में यही जो फिल्टर वाला मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ, ये वही फिल्टर का मैसेज लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि फिल्टर काम कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा अगर आप इसको और गौर से देखें तो इसमें GR नंबर्स हैं। अगर आप GR नंबर्स में लिखेंगे UI आपके सामने पता लग रहा है कि मैंने गलती की है। अच्छा, मैंने बता दिया था अभी, मैंने मैसेज कर दिया था। ठीक है, इसका अभी काम चल रहा है तो अपडेट्स होती रहती है रोज की रोज। तो किसी दिन मैं खोलता हूँ तो पता लगता है कुछ और बटन नया आया हुआ है, कुछ और कुछ आया क्या नहीं है। अभी तो डेवलपमेंट स्टेज में जब बन जाएगा तब तक इसमें डर नहीं है, वो अलग है। ये हम देखिए प्रॉब्लम ये थी कि हम चाहते थे कि देखिए किसी ने लिखा हुआ है मोहम्मद फरहान, अब वो लिखता है फरहान। अब अगर मैं स्टार्ट में लगाऊंगा तो मतलब क्या होगा कि मोहम्मद पहले, तो फरहान को फरहान ही मिलेगा। समझ रहे, इसका एक और स्ट्रिंग मेथड होता है, ये आप सर्च कीजिएगा। वो क्या करता है कि पूरी स्ट्रिंग में सर्च करता है कि फरहान मुझे कहीं नहीं, मैं आपको नाम दिखा दूँ, लेकिन ये जो GR नंबर है इसके अंदर स्ट्रिक्टली स्टार्ट से लगा, क्योंकि GR नंबर में ये कहानी नहीं होगी कि मोहम्मद पहले आ गए अब्दुल्ला पहले आ गया। मैंने UI लिखा तो आप देख रहे हैं कि सारे कौन से GR नंबर कहाँ है, UI है। इसमें स्ट्रिक्टली क्या लगा हुआ है, स्टार्ट से। तो ये स्ट्रिंग मेथड आपका यूज हो रहा है और उसके साथ क्या यूज हो रहा है, फिल्टर। अब फिल्टर के अंदर सारे पेपर जो आ रहे हैं ये एरे से आ रहे हैं। देखें इस पे कंसोल हटाया है या खराब, हटा दिया, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता है कि वो डेटा किस तरीके से आ रहा है।
काम 400 से 499 जो है ना वो एरर कोड है, और 403 सर्च कर लीजिएगा उसका। 404 का नॉट फाउंड होता है, 403 का होता है कोई मेरे ख्याल से आइटम उसको नहीं मिला, फॉरबिडन या कोई आइटम उसको नहीं मिला। तो हर लोग कुछ ये भी करते हैं कि वो अपने भी स्टेटस को डिफाइन कर लेते हैं, उनको छोड़ के जो स्टैंडर्ड है, 500 एक स्टैंडर्ड एरर, 404 एक स्टैंडर्ड एरर, 302 एक स्टैंडर्ड एरर, उनको हटा के आप कोई भी एरर कोड अपनी तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 409 है, अब मैंने यहाँ पे इसी वेबसाइट पे 409 स्टेटस को खुद इस्तेमाल किया हुआ है, अपने लिए कस्टमाइज किया हुआ है। मैंने उसका नाम रखा हुआ है कि जब वो बंदा नहीं मिलेगा, मतलब कि वो मेरे पास यूज़र नहीं है और वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको क्या एरर देता हूँ 409 कि भाई आप ऑथराइज नहीं। तो ये स्टेटस कोड है नहीं, मैंने खुद बना दिया, क्योंकि आपके 400 से 499 के दरमियान का जो एरर कोड है वो एरर है, और 500 टू 599 ये जो रेंज है ये कहलाती है सर्वर एरर। अगर सर्वर पे कोई चीज़ क्रैश नहीं है तो ये वाला एरर, इसमें भी आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एरे है जो कि सही है, जिसमें वो फिल्टर फंक्शन लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी सी एक एरे है, इसमें तकरीबन आई थिंक 400-500 लोगों के नाम, ये तो आप देख रहे हैं कि ये चले जा रही चले जा रही चले जा रही। अब वो फिल्टर फंक्शन क्या है, सिंपल इस पर लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये रहा बंदे का नाम, सही है, ये रहा बंदे का GR नंबर। ये सेम चीज़ मैंने आपको करके दिखाई है अभी, जो हमने ऊपर एक एरे बनाई है। ये मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई फॉर्म लिखा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या करिए कोई अभी कैसे दिखाऊं, ये तो तुम सोचोगे इस पर क्या, बहुत सिंपल है, इस पर आप खुद सोच लो कि क्या हो रहा है। अच्छा आपको एक्सेस आपको नहीं पड़ा, एक बड़ा अच्छा था आपको मैं, आप एक काम करें, ये वाली जो URL है ना /API/get क्लासरूम पे है, ये मैं URL फिनिश कर देता हूँ। तो मैंने ये URL पोस्ट कर दी है, ये URL आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी। अब आप इस URL पे जाएं तो ये स्टूडेंट्स की ना एक एरे है, ये यहाँ से शुरू होता है, सही है। ये जो यहाँ पे आपके पास शुरू हो रही है, आपने इधर से कोई डेटा कॉपी करना है और इस पर कोई ना कोई ये फिल्टर की कमांड चलाए, सही है। बात समझ आ रही है? एक मिनट समझ आ रही है। सही है, ये मैंने एक नया असाइनमेंट बना लिया बैठे बैठे। इसको सिंपल क्या करना है कि आपने IEC की जो API है उधर से छोटा सा कोई डेटा उठाना है, छोटा सा नहीं, कोई उठा लें 10, 15, 20 बच्चों का, नहीं वो है ही नहीं। अब IEC वाले जो है ना वो मेल फीमेल में फर्क नहीं है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप वाला जो काम है इसमें ड्रॉप की कंडीशन है और एक्टिव की कंडीशन है, आप ये कर सकते हैं, सही है। आप एक्टिव को सर्च करेंगे, अगर ये एक्टिव आ रहा है आपके पास
करंट स्टेटस। तो आप ये दो तरह के बच्चों को अलग कर देंगे, जो फेल हो गए और जो पास हो गए। अब ये सारी एरे है। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको जैसे चाहे कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला एलिमेंट है, मैंने इसको कॉपी किया क्या? नहीं नहीं, मिक्स है सारे, ये मिक्स है। मैं आगे रिएक्ट में इसको फिर अब ये देखें, ये सारे मैंने यहाँ पे डेटा, ये एरर क्यों दे रहा है? एरर एक वजह से दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एरे नहीं बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर एरे बन गया। इस तरीके से आप थोड़ा सा डेटा बनाएं और उसकी एक अपने लिए एक एरे बनाएं और उस एरे पे फिल्टर का फंक्शन लगा दें और कोई भी उस पर उधर आप बना दें। सही है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा काम आगे बढ़ाते हैं। आपका मैप और फिल्टर हुआ है, देखिए दो मेथड है और ये दो मेथड रिएक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि मैंने जो काम किया हुआ है, जो आपने ये सामने चीज़ देखी, आपको पता है ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये पता है किसके थ्रू बने हुए? ये डॉट मैप के थ्रू बने। सही है, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट मैप पे इस पे मैंने क्या कंडीशन लगाई हुई है, मैंने इसी एरे पे मैंने डॉट मैप लगाया। अब आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उस पर मैंने आइटम में अपना फंक्शन लिया और उधर मैंने रिटर्न करा दिया बेसिकली एक पूरा HTML, क्योंकि TR है। और इसके अंदर क्या होगा, PD एक से ज़्यादा हो सकता है, तो डेटा पे डिपेंड करता है डेटा कितना है, मतलब इस आइटम में ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी रो है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये भी आप लोगों को पता होगा, अब आप देख रहे हैं कि ये कोई एरर नहीं दे रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गई नेम, ये आ गई इसकी एज, ये आ गया इसका स्टेटस, और ये आ गया इसका कोर्स नेम। तो आप देख रहे हैं कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं लूप के थ्रू लॉस बना रहा हूँ, जहाँ पे एग्जैक्टली यही काम हुआ, बिल्कुल डिटो सेम यही काम हुआ। जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम वहाँ सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं फिल्टर इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। क्या क्योंकि हमें हर एलिमेंट पे जाना है और हर एलिमेंट पे कोई तब्दीली करनी है। यहाँ पे तब्दीली क्या कर रहा हूँ, उसको ऑब्जेक्ट से निकाल के पूरी HTML बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से हम एरे के अंदर का डेटा उठा के उसका क्या बना लेते हैं, पूरा HTML का। ये आपका हो गया मैप। जब आपका मैप बन जाता है उस पर हम क्या लगाते हैं, फिल्टर्स। ठीक है, अब फिल्टर सिंपली क्या करता है कि आपको कंडीशन रिटर्न करता है। ठीक है, अब मैंने कंडीशन में क्या किया हुआ था, एक तो मेन एरे है, सही है, एक मेन एरे है। इसके अलावा मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक और दूसरी एरे बनाता हूँ, एरे बीच वाली एरे, इसको कॉपी होती है मेन एरे। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आपकी जो मेन एरे है उसमें से कोई चीज़ें कम करता है, या जो चीज़ें सिलेक्ट करता है ज़्यादा हो सकती है, फिल्टर ज़्यादा होने के चांसेस हैं फिल्टर। तो पहले 5 एलिमेंट थे, अब 6 हो गए। ठीक है, तो ये काम ऐसे है। तो मैप और फिल्टर का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका रिएक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दो तीन और एरे मेथड्स हैं, इसमें एक फॉर ईच आता है, सही है, फॉर ईच आता है और एक रिड्यूस आता है। तो हम पढ़ लेंगे तो कोई इतना, क्योंकि मसला क्या है कि फॉर ईच जो है ना वो बेसिकली मैप से पहले हुआ करता है,
पहले फॉर ईच ज्यादा चलता था, फॉर ईच और मैप तकरीबन सेम है, काम भी सेम है कि वो हर एलिमेंट पे जाता है और उस एलिमेंट को चलाता है। बस फर्क क्या है कि मैप एक न्यू एरे बनाता है, फॉर ईच न्यू एरे नहीं बनाता। समझ रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। तो मैप ज्यादा पावरफुल है, हम नॉर्मली ज्यादा इस्तेमाल कर क्या करते हैं मैप। अगर आपको कोई जावास्क्रिप्ट वाला बंदा मिलेगा ना, वो फॉर ईच इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन अगर आपको कोई रिएक्ट वाला बंदा मिलेगा, वो क्या इस्तेमाल करेगा मैप। क्योंकि मजे की बात क्या है कि जो आप हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो हम इस बात करेंगे कि आपको कोई ना कोई चीज रिएक्ट में रिटर्न करानी होती है, वरना आपको रिएक्ट क्या कर देता है, एरर। इस वजह से हम क्या इस्तेमाल करते हैं मैप, क्योंकि हमें पता है कि मैप एक न्यू एरे बनाता है। तो ये आपके हो गए एरे मेथड। अब अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रिवाइज करें, तो थोड़ा सा रिवाइज करें, तो जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट की तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, वेरिएबल्स के बाद हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखी कि हमें कोई भी वेरिएबल अगर सेव कराना है तो उसको पहले वार करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर कराना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि ये मुझे वेरिएबल चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़े कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक ग्लोबल होता है और एक लोकल होता है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अब ग्लोबल क्या होता है और लोकल क्या होता है। लोकल फंक्शन के अंदर होता है, ग्लोबल पूरे स्क्रिप्ट में होता है। सही है। क्लोजर फंक्शन क्या होता है, क्लोजर फंक्शन गुड। क्लोजर फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपके ग्लोबल वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। समझ रहे हैं, क्लोजर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपके ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करते हैं। रिड्यूस मेथड क्या करता है, रिड्यूस मेथड ये काम करता है कि वो बेसिकली पुरानी जो वैल्यू है और जो कमिंग वैल्यू है उन सबको एक साथ उठा के देता है। ये हम दोबारा बात कर रहे हैं, रिड्यूस फंक्शन का ये काम है कि वो पुरानी वैल्यू को और न्यू वैल्यू को आपको उठा के देता है। इस तरीके से हम कहते हैं रिडक्शन, कि वो पहली वैल्यू और आगे वाली वैल्यू को एक साथ ले आता है। समझ रहे हैं, तो इस तरह से उसको रिड्यूसर तभी कहते हैं। रिड्यूस मतलब कम कर देना। कौन सा कीवर्ड, हाँ नहीं, वो डायरेक्ट असाइनमेंट जो है वो रॉन्ग मेथड है, डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट असाइनमेंट में ये मसला होगा कि आपने अगर फंक्शन के अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ था और आपने कुछ नाम लिखा, बार नहीं लिखा, तो उसको क्या लगेगा कि आप किसको एक्सेस कर पाते हैं। और अगर पहले नहीं, बाद में पढ़ते हमने कोई ग्लोबल वेरिएबल बना लिया उसी नाम का, हाँ मैं समझा नहीं आपकी बात। सही है, लगा देते हैं। इन तीनों में से, अच्छा इन तीनों में से वो वार प्रेफर करते हैं। जो वार जो है ये जो है ग्लोबल है, ये लोकल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, तो ग्लोबल वेरिएबल में भी इस्तेमाल हो जाता है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। कॉन्स्ट जो है इसकी कुछ कंडीशन है, कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट और बार में क्या फर्क था, साइन कर सकते हैं या रीडिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते और उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब इस्तेमाल सॉरी कर सकते हैं, मतलब रीडिक्लेयर नहीं करा सकते। लेट क्या होता है, अच्छा लेट में मैंने एक आधा बात बताएंगे। लेट जो होता है वो बेसिकली आपका लोकल स्कोप के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप बार के बजाय क्या इस्तेमाल करें, लेट। लेट की इस्तेमाल करने का वजह आपको जो प्रोग्रामर है जो दूसरा आपका कोड पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि ये वाला वेरिएबल आपने क्या बनाने की कोशिश की है, लोकल स्कोप। तो जब भी आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाए तो क्या यूज करें, लेट। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो आप क्या इस्तेमाल करें, वार। तो वार, लेकिन नॉर्मली वार जो है वो ग्लोबल यूनिवर्सल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, कि मतलब वो दोनों तरह के वेरिएबल बना सकता है, वो ग्लोबल भी बना सकता है और वो लोकल भी बना सकता है। कैसे, अगर आप फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बनाएंगे वार से तो वो क्या कहलाएगा,
ग्लोबल। अगर आप फंक्शन के अंदर बाहर ही से कोई वेरिएबल बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, लोकल। सिंपल। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स पढ़ा, क्या बाहर से बना सकते हैं। ये सिर्फ ये 6 में न्यू एक आया था, मैंने बोला था इसको इस्तेमाल करो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं इस्तेमाल करते कोई मसले वाली बात नहीं, आप बाहर इस्तेमाल करें। उसके बाद आए डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हमने पढ़ा कि भाई डेटा टाइप्स में नंबर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है और बूलियन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है और एरे होता है। हमने ये तो इस बात देखी कि जब तक कहानी नंबर, फ्लोट और स्ट्रिंग और बूलियन तक की कहानी आसान थी, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट और एरे आया कहानी थोड़ी मुश्किल हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं, यानी कि वो फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट हमें देता है स्ट्रिंग के साथ खेलने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग मेथड। उसके अलावा हमने पढ़ा एरे के भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा आपके मैप और फिल्टर, आपने पुश और पॉप पढ़ा था, वो भी मेथड, ठीक है। तो आप पुश में क्या कराते हो, एरे में डेटा इंसर्ट करा रहे हो, पॉप से डेटा डिलीट करा रहे हो, मैप से हर एलिमेंट पे वो आप जाके लूप चला रहे हो, और फिल्टर से उसी एरे में से कुछ डेटा फिल्टर आउट कर रहे हो। तो उस एरे के साथ आप क्या कर रहे हो, खेल रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। ये क्या चीज है, फिर ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये क्या किया हुआ है इसने, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी कॉल कर रहा है, इसका नाम क्या है, नेम। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कार ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है किस नाम की, लेकिन ये फीचर खुद क्या है, ऑब्जेक्ट, और इस फीचर ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या कर दो 300, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जेसन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये क्या होती है, अभी आप थोड़ी देर पहले जेसन देखी गए, ये क्या चीज है, जेसन है। ये कहाँ से आ रहा है, एक पाइथन के सर्वर से आ रहा है। अब आप देख रहे हैं पाइथन एक कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन वो किसको डेटा भेज रही है, जावास्क्रिप्ट। वो जावास्क्रिप्ट उसको बड़े अच्छे से उसको रिसीव भी कर रही है। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, जेसन। और जेसन की फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़े, फंक्शन। फंक्शन का काम क्या होता है, तो डेफिनेशन पता है इसकी? कोई फिक्स काम कराना। वैसे फंक्शंस इसलिए होते हैं कि आप एक रीयूजेबल कोड बनाते हैं, देखिए अब ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, मतलब आप एक ब्लॉक बनाते हैं, कोड बनाते हैं जो बार बार इस्तेमाल हो सकता है। आपको पता है कि अगर मैं फंक्शन का नाम और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा के 100 दफा लिखूं तो फंक्शन कितनी दफा कॉल होगा, 100 दफा। हालांकि कोड आपने कितनी दफा लिखा है, एक दफा। तो ये क्या है, अब ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, ये इसकी डेफिनेशन कहलाती है। लेकिन ये होता क्या है, ये कुछ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इनपुट आए, इनपुट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये बात सबको पता है। जैसे कि ये है, इसमें कोई इनपुट आ रहा है नहीं, आउटपुट भी ऑप्शनल हो सकता है, वो कोई आउटपुट दे ही ना, कोई चीज रिटर्न करे ही ना। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज रिटर्न हो रही है नहीं, सिर्फ क्या हो रही है, प्रोसेसिंग। तो सबसे क्रूशियल स्टेप फंक्शन का क्या है, प्रोसेसिंग। फंक्शन में प्रोसेसिंग होना लाजमी है। हाँ, रिएक्ट के अंदर ये आपके पास खासियत है कि आपको रिएक्ट में ये रिटर्न लाजमी देना है, हाँ आउटपुट डाल, बट अब आपको एरर देगा कि कोई आपका जो कंपोनेंट है वो कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा। तो इसके अलावा हमने ये चीज पढ़ी, क्या हुआ है, क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है। जब भी ये मेथड मेथड में बात पूछ रहा था वो क्या चीज थी, बिल्कुल ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, फंक्शन।
उसके बाद हमने बस फंक्शन के साथ थोड़ा खेला है, अलग अलग तरह के फंक्शन बनाए, उनको कॉल किया है। अच्छा, मैं फंक्शन को इनपुट में फंक्शन दे सकता हूँ। एक फंक्शन है, मैं उसको इनपुट में फंक्शन दे सकता हूँ क्या? पैरामीटर भी इनपुट पैरामीटर से जा सकता है फंक्शन, मैं दे सकता हूँ। फंक्शन का इनपुट फंक्शन हो सकता है? ये बहुत सिंपल सवाल है, यस या नो का जवाब होगा। हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं। उसका एक पर्टिकुलर नाम है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। कॉल बैक फंक्शन अगेन इंटरव्यू का जवाब सवाल है, तो आपसे पूछेगा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, आप उसको बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी और फंक्शन की इनपुट देती है। सही है। आपसे पूछेंगे मुझे कोई एग्जाम्पल बताओ, आप बोलो डॉट मैप के अंदर जो आप एरो फंक्शन देते हैं वो बेसिकली क्या है? कॉल बैक फंक्शन। डॉट मैप खुद एक फंक्शन है, आप उस फंक्शन के इनपुट पे क्या दे रहे हो? एक और फंक्शन। सही है। उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कौन कराता है? मैप कराता है। सही है, मेथड है, लेकिन उसको फंक्शन आप कह सकते हो क्योंकि वो है फंक्शन, उसकी जिन्स फंक्शन है, सिर्फ वो जिस जगह पर है ना, सिर्फ उसको उसका नाम रिकॉर्ड किया जाता है मेथड। खास तो जैसे कि आप पहले आप अगर सिर्फ एक लड़के हो लेकिन आप बैचलर करते थे तो आप बैचलर हो जाते हो। उसके बाद हमने पढ़ी इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशंस। इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत इजी लेकिन बहुत यूजफुल चीज है। इसमें आप कंडीशंस चलाते हो कि ये चीज पास हो जाए तो ये चलाओ, ये फेल हो जाए तो ये चलाओ। एक्सेप्शन हैंडलिंग का थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोई चीज होती है, वो कौन सी होती है? इफ एल्स। क्योंकि इसका मकसद क्या है कि इफ अगर वो कोई पागलपन करता है तो ये चलाओ, नहीं करता तो ये चलाओ। इफ एल्स कंडीशन इस मामले में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने ये देखा है कि हमने एक फंक्शन के अंदर क्या इस्तेमाल किया है? इफ एल्स। क्योंकि जावास्क्रिप्ट शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप अभी तक जो चीजें पढ़ेंगे वो बेसिकली क्या होंगी? टूल्स होंगे। सही है, कुछ मेथड्स होंगे, कुछ तरीकेकार होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगी जो आप इस्तेमाल करोगे अपने कुछ मकासद को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने रिएक्ट पे आपको दिखाया है कि मुझे एक टास्क दिया गया कि आपको एक फिल्टर बनाना है कि जब कोई अपना नाम लिखने लगे तो नीचे से डेटा फिल्टर होता जाए। तो उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया? डॉट फिल्टर, क्योंकि मुझे वहां पर उसकी जरूरत है। तो आप अभी तक जो चीज पढ़ रहे हैं ये बताते खुद कुछ भी नहीं, फंक्शन खुद कुछ नहीं, ये मैटर करता है कि आप उस फंक्शन को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। समझ रहे? इफ एल्स कंडीशन खुद कुछ नहीं है, वो ये मैटर करता है कि आप उसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने किस जगह पे इस्तेमाल किया है? कैलकुलेटर बनाने के लिए। आप उसको तीसरे इनपुट में पूछ रहे हो कि भाई कौन सा ऑपरेटर है, आप कह रहे हो प्लस है तो ये चलाओ, माइनस है तो ये चलाओ, और आगे बिल्कुल लगा सकते हैं। वो एक नया इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपकी इफ एल्स कंडीशन हो गई। उसके बाद आपके पास आई लूप्स। और लूप्स कितने तरीके के थे? तीन। पहला कौन सा था? वाइल लूप, डू वाइल। वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फर्क है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? डू वाइल। डू वाइल एक दफा लाजमी चलता है। वाइल लूप कंडीशन पहले चेक करता है, तो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो नहीं चलेगा, वहीं पे ब्रेक कर जाए। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? फॉर लूप बनाने का तरीका बेहद आसान। आप पहली स्टेटमेंट में ये बताते हैं कि आपने कोई वेरिएबल बना लिया, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका टर्मिनेशन पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट का मतलब है कहाँ पे ब्रेक होगा, एंडिंग कहाँ पे होगी। तो ये कहाँ पे एंडिंग कर रहा है इसकी? 11 पे। और ये वाला स्टेटमेंट आपको क्या बताती है? इंक्रीमेंट पैरामीटर है या इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको ये बताता है कि ये जो इसमें एडिशन होगी हर लूप के बाद वो कितनी होगी। प्लस प्लस का क्या मतलब है? एक बार।
ठीक है। अच्छा ये क्या है, 4 के अंदर नेस्टेड है, तो इसका किसी को याद है कि ये कैसे, इसका लॉजिक क्या होती है, चलता कैसे है? आई थिंक आप आए थे उस दिन, आए थे, कोई याद नहीं है? इसका आउटपुट क्या था? वन से लेके 11 तक चलेगा, और यही था। आप घर जाके ये प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आप चला के देखिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या रिजल्ट आता है। आप बताएं इसका जवाब क्या आता है? सही है। अच्छा इसमें सवाल ये बनता है कि पहले 1 आया, फिर ये 1 से 10 तक चलेगा, ये पहले 1 से 10 तक चलेगा, फिर इसके बाद ये 1 से 10 तक चलेगा। फिर 10 तक। सही भाई, पहले ये जो मेजर लूप है जो बाहर है, जब सबसे पहले ये चलता है, लेकिन पूरा नहीं चलता है। अभी अभी हाँ, अभी आप इंडेक्स नंबर किस पे आ गए? 1 पे। जब आप इंडेक्स नंबर 1 पे आए तो आपकी बॉडी चलती है। लूप यही करता है ना कि वो पहली आइटरेशन चलाता है, उसके अंदर आपने बॉडी में जो भी चीज लिखी हुई होती है उसको एक्सिक्यूट करता है। तो उसने किसको एक्सिक्यूट कर दिया? लूप को। अब ये लूप जब तक खत्म नहीं होता वो लाइन नंबर 208 पे नहीं आ सकता। समझ रहे हैं? वो फंस गया। जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा वो लाइन नंबर 208 पे नहीं आएगा, और जब तक लाइन नंबर 208 पे नहीं आएगा तो इस लूप का पहला आइटरेशन खत्म नहीं होगा। बात समझ रहे? तो ये क्या होगा कि पहले आएगा 1, फिर 1 से 10, फिर आएगा 2, फिर 1 से 10, फिर आएगा 3, फिर 1 से 10। एक आइटरेशन के बाद, हम उसको कहते हैं आइटरेशन, उस आइटरेशन के बाद ये इस आइटरेशन की बॉडी चलाता है, उसकी बॉडी में अभी लूप है। कौन सा वाला? इंक्रीमेंट, हाँ आपकी बॉडी चलने के बाद होता है। इंक्रीमेंट यहाँ होता है, यहाँ पे। ये जो आप यहाँ पे बताते हैं ना, ये यहाँ पे आके करता है जब सब कुछ चल जाता है, फिर आखिर में 1 प्लस प्लस करके फिर ऊपर जाता है सबके बाद आखिर में। उसके बाद हमने ये एरे पे लूप चलाया है, बहुत सिंपल काम था। ये तो अभी अभी बार बार लिखा हमने, सही है, कि एरे पे हम एक लूप कैसे चला सकते हैं। उसके बाद हमने मैप देखा, और उसके बाद फाइनली हमने फिल्टर देखा। जी आपकी क्या थी? वनीला जावास्क्रिप्ट। इसको हम क्या कहते हैं? वनीला जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट, बहुत सिंपल, जो जो चीज़ आपको आनी चाहिए एक जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए। समझ रहे हैं? बिल्कुल बेसिक। अगर आपको बेसिक नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां तक की जो जावास्क्रिप्ट है आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे अब वो बेसिक से मिलजुल के बनेंगे, मतलब इनका पूरा एक फलूदा बनेगा, फिर वो कोई काम हो रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी एक बेसिक्स का नहीं आइडिया है, जैसे आपको आइडिया नहीं था कि जो नेस्टेड लूप है वो कैसे चलेगा, अब आप इसको ट्राई करके देखिए, क्योंकि मसला ये है कि ये दोबारा अगर आपका आ गया तो वो बड़ा सा एक फलूदा बना हुआ होगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा ये नेस्टेड लूप है, उसकी शक्ल इतनी बिगड़ी हुई होगी। समझ रहे हैं? पहले बेसिक्स को पक्का करें। तो यहां तक जो चीजें हैं वो सारी क्या है? बेसिक्स। अब जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या? इसको हम अपलोड कर देंगे। अब आपने एक न्यू फाइल बना ली है। अभी जो आपका टॉपिक है उसको हम क्या कहते हैं?
तो हम क्या कहते हैं? कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है? क्या? डॉम के आगे? ध्यान दे इधर ध्यान। अभी जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कहते हैं छेड़खानी को। सही है? आता है। डॉम मैनिपुलेशन मतलब डॉम कोई चीज है, हम उसके साथ क्या करेंगे? छेड़खानी करेंगे। अब डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी तक आप जो चीज पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट बेसिक। अभी तक आप थोड़ा भूल गए थे कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट का हिस्सा है। सही है? अभी आपको दोबारा से याद कराने का वक्त आ गया है कि आप कौन से कोर्स का हिस्सा है? फुल स्टैक डेवलपमेंट का। तो जावास्क्रिप्ट तो आपने पढ़ ली, लेकिन अब आपको ये भी तो आना चाहिए कि ये जो हमारी HTML है, ये जो CSS है, इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे हिट करना है, इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे चीज़ों को चेंज करना है। समझ आ रही है बात? बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए पहले ये हमें समझना होगा कि ब्राउजर आपकी HTML चलाता कैसे है, सही है, या CSS चलाता कैसे और जावास्क्रिप्ट कैसे चलाता है, कि ताकि हम तभी तो छेड़खानी कर पाएंगे। पहले हमें पता तो हो कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। आप जब HTML CSS चलाते हैं तो आपको बड़े फखरी अंदाज से लगता है कि आपने HTML चला दी, आपने CSS चला दी, लेकिन सच ये है कि आपका जो ब्राउजर है वो ना HTML समझता है ना वो CSS समझता है। ब्राउजर्स को HTML CSS समझ ही नहीं आता। ब्राउजर के लिए HTML CSS कोई लैंग्वेज है ही नहीं, तो फिर वो कैसे समझता है? वो समझता है हाँ वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना था। आई थिंक ये क्रोम में C++ में बना था। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर इसको बनाया गया है, उसके सारे फंक्शंस बनाए गए हैं कि ये कैसे कब क्या हो। सर्च कर लीजिएगा। ये जो अभी CEO है इसका, गूगल का CEO कौन है? इंडियन जो है ना, नाम भूल गया मैं उसका। हाँ, सुंदर पिचाई। तो जो सुंदर है ये सुंदर ने बनाया था, ये उसकी टीम ने बनाया था। तो हाँ, इसको उसकी हायर मैनेजमेंट में आने की वजह यही थी कि उसने एक प्रोडक्ट बनाया था। गूगल क्या करता है कि गूगल की प्रैक्टिस है कि वो अपने एम्प्लॉयज को इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, बना। गूगल कहता है कि हाँ, आप अपनी हायर मैनेजमेंट जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, आप उनके पास कोई आइडिया लेकर आप उनको कहो यार मुझे लग रहा है ये वाला ना चीज बननी चाहिए। अब वो एक इंडिविजुअल के पास ना इतने पैसे हैं ना इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो चीज अकेले बना पाए। तो होता क्या है कि गूगल का एक वो उनका एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है, इसमें वो अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि आप करें, हमारे पास आए, अपना आइडिया दें। रिसर्च टीम जो है ना वो आपको पूरी टीम बना के देगी। मतलब आपसे पूछेगी कि आपको कौन कौन चाहिए, आप बोलोगे मुझे 2 फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, जब 4 बैकएंड डेवलपर चाहिए, मुझे 2 डेटाबेस डेवलपर चाहिए। बता रहा हूँ। सही, तो हम ये बात कर रहे थे कि ब्राउजर बल्कि हाँ गूगल, तो गूगल का ये है कि वो पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, वो अपने ही एम्प्लॉयज को एक हेड बना देती है जिसका आइडिया होता है और उसको एक रिसोर्सेज दे देती है, वो लोग जो वो काम कर सकते हैं, और उनको कहती है आप ये प्रोडक्ट बना दो। जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो वो होता है गूगल का ही है, क्योंकि गूगल की कंपनी में बना है और गूगल के लोगों ने ही बनाया। लेकिन अब जो आपका जिसने जिसका आइडिया था उसको कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए, तो वो उस प्रोग्राम का हेड हो जाता है। मतलब जो उसका डेवलपमेंट का प्रोग्राम है या पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है इस प्रोडक्ट का, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक, एक कंपनी की तरह नहीं होती, उस एक कंपनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी और कंपनियां होती हैं, तभी इसको हम एक कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंपनियों का मजमा। अब गूगल का मैं देख रहा था कोई 450 से ज्यादा उनके और छोटी कंपनी प्रोडक्ट्स। तो ये ब्राउजर जो था ये उनकी टीम ने बनाया था, तो उस वजह से ये हायरार्की में ऊपर ऊपर आ गए और आज CEO तक है, क्योंकि ये ब्राउजर बहुत आप देखते हैं दुनिया में हर जगह यही यूज होता है और इसके फायदे बहुत हैं।
अब बात आ जाए ब्राउजर की, तो ब्राउजर अगर HTML CSS नहीं समझता तो उसको पता कैसे चलता है कि HTML CSS बनानी है, या वो वेबसाइट बनाता कैसे है? तो इसको हम कहते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट आप सबने देखा है, अब आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। डॉम के अंदर जो आपका ओ का लफ्ज है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट फिर आ गया। आप देखिए ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो जेसन में भी है वो यहाँ भी। तो डॉम के अंदर जो ओ है वो है ऑब्जेक्ट। होता क्या है कि आपका जो भी HTML CSS है वो कन्वर्ट होती है आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप गौर करें तो आपकी जो HTML है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह है, ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। और HTML के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, हेड और बॉडी। अब वो जो हेड और बॉडी है खुद एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो HTML क्या है, पूरा एक ऑब्जेक्ट का ट्री है, समझ रहे? तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन है, HTML टैग पहला पहला होता है, उसके अंदर हेड एंड बॉडी, बॉडी के अंदर दूसरा टैग। तो आप देख रहे हैं ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बनता है। अब CSS कहाँ पे है? CSS क्या होती है कि वो उसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। अब जैसे कि आपका HTML है, आपने HTML पे कोई बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि वो HTML की जो नोड है, यानी कि पहला जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाती है और उसकी वैल्यू लिख देती है। समझ रहे? आपने विड्थ हाइट दी है, वो एक प्रॉपर्टी बन जाती है और उसको वैल्यू मिल जाती है। अगर आप गौर करें तो CSS बहुत मिलती जुलती है आपके जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। उसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, उसमें भी प्रॉपर्टी है और उसी में भी वैल्यू है। तो दोनों चीजें जो है CSS और HTML, उनका फलूदा बनता है और उससे क्या आता है बाहर, एक ऑब्जेक्ट। कौन सा, किसका ऑब्जेक्ट? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। वो जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है वो आपका जो ब्राउजर है वो समझ सकता है, समझ रहे? यानी कि आपका एक तरह से जो ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट के अलावा और कोई भी चीज नहीं समझ सकता। उसको एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट मिलता है, वो उस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से पूरी वेबसाइट बना देता है। अब उसको नहीं पता कि पीछे HTML क्या है, CSS क्या है, ये आपके लिए बनाई गई। तो आप जरा सोचे हैं कि आप ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं पूरी वेबसाइट के लिए। आपके HTML भी उसी में, CSS भी उसी में, जावास्क्रिप्ट भी उसी में। तो आपका दिमाग का तो फलूदा होगा। इस वजह से उन्होंने HTML आपको एक स्ट्रक्चर अलग दिया है, CSS एक स्ट्रक्चर अलग दिया है, और जावास्क्रिप्ट एक फाइनली एक लैंग्वेज बनेगी। ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द डे आपके पास होता क्या है कि आपके जो तीनों चीजें हैं वो मिलकर एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनता है जो कौन रीड कर लेता है, ब्राउज़र। ठीक है, और इस सारी चीज को हम क्या नाम देते हैं, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली उस आपके ऑब्जेक्ट का नाम है जो बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के मिलने से बनता है और जिसको आपका ब्राउजर समझ पाता है। इसका मतलब है कि आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट पे कोई भी चेंजेस करनी है तो आपको किसको बदलना पड़ेगा, इसको। क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली HTML के अंदर जाके कोई चेंज नहीं करती, जावास्क्रिप्ट CSS के अंदर जाके कोई चेंज नहीं करती। जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली कहाँ चेंज करती है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है तो जावास्क्रिप्ट अपने ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी कर सकती है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में अगर आपकी कोई चीज़ पड़ी है तो आप उसको एक्सेस करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। इसको जरा हम अगर थोड़ा देखना चाहें तो इसका हम थोड़ा गेम गेम मिल सकता है। अगर आप कंसोल पे जाएं और अगर आप लिखें डॉक्यूमेंट तो ये इस कीवर्ड को पहचानता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद कुछ HTML जैसा कोई चीज आपको दिख रही है, आप देख रहे हैं ये डॉम मॉड्यूल अजीब व गरीब, इसमें कुछ टैग्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट में जो इसको कन्वर्ट करके बनाया है। ये डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट, इसमें आपकी CSS सही है। तो डॉक्यूमेंट क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का जो आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के बनाया जाता है, और वही डॉक्यूमेंट आपका बेसिकली क्या होती है, वेबसाइट। आपके ब्राउजर में जो भी चीज दिख रही है वो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आज के बाद हम ये चीज पढ़ेंगे
कि हम इस डॉम को कैसे चेंजेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट। सही है, लेकिन पहले आपको ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि डॉम क्या है और आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आप भूल जाएंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें एचटीएमएल चीज मिला के बनाई जाती है, तो आगे जब कोई चीजें आएंगी तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। क्योंकि इसका समझना ज्यादा इसलिए जरूरी है कि जो आप रिएक्ट पढ़ेंगे इसके बाद, और ज्यादा दूर नहीं है रिएक्ट, हो सकता है नेक्स्ट वीक से ही हम स्टार्ट कर दें। तो रिएक्ट जो आप पढ़ेंगे, तो रिएक्ट के अंदर बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्चुअल डॉम का, एक और डॉम जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डॉम, जो नजर ही नहीं आता। अब अगर आपको डॉम का कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा तो आपको वर्चुअल डॉम समझते हैं, और डॉम में कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको देखना हो तो आप कंसोल में आके क्या टाइप कर लें, तभी अगर आपको याद हो तो जब हमने एक एरे बनाई थी, तो यहाँ पे वो एरे जीरो चाहिए। अच्छा, इसमें जो आप अलर्ट लगा रहे हैं, आप console.log लिखते हैं, आप मेथड लगा रहे हैं, आप स्लाइड लिख रहे हैं, स्लाइड लिख रहे हैं, ट्रिप लिख रहे हैं, पुश लिख रहे हैं, अपेंड भी आएगा। तो ये सारी जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस है, ये भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, समझ रहे, वो एक पूरा एक आर्किटेक्चर है, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो आपके पास पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट बना देती है। और उसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि आपका पुश, मैप, फिल्टर, जो भी अभी तक स्टार्ट्स विद, आपने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी, .2 लोअर केस, .2 अपर केस, सही है। तो ये सारी चीजें उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हैं। और आप देख रहे हैं मेथड्स है, .2 लोअर केस, मैप, फिल्टर। इससे बात ये क्लियर हो रही है कि ये कोई मैप, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके हम फंक्शंस को इस्तेमाल करें। ये बेसिकली किसके फंक्शंस हैं, डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये आपका बेसिकली ब्राउजर इसको रीड करता है और उसी को ही चलाता है। कल हम ये करेंगे कि अब हम एक वेबसाइट सिंपल, दोबारा वही उस चीज़ में वापस आ जाएंगे, हम एक सिंपल एक HTML वेब पेज बनाएंगे और उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई चीज़ ऐड करवाएंगे और कोई चीज़ रिपीट करवाएंगे, और हम देखेंगे कि हम, जो आप HTML के अंदर तो आप पेज वगैरह चीज़ें बनाना जानते हैं, इंडेक्स कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, लेकिन सवाल ये बनता है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बैच 1 वालों को जब ये टॉपिक पढ़ा लेते तो भी बड़ा मजा आया था, आप लोगों के साथ भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं नॉर्मली ये कराता हूँ कि हम जब क्लास पढ़ लेंगे तो मैं वहाँ पे बैठूंगा और आप सब आगे आओगे, और आप में से एक एक बच्चे को हम एक छोटा सा कोई बात बोलेंगे कि आप ये वाला टैग बनाओ, या एक टेबल बनाओ, या कोई इनपुट बॉक्स बनाओ, कुछ एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर ये लगाओ, और आप वो सारा किसके थ्रू बनाओगे, जावा। अब आपको HTML में जाने की इजाज़त नहीं है, आपकी HTML में सिर्फ लिखा होगा बॉडी, कुछ नहीं, खाली सिर्फ उसके लिए आप कुछ ना कुछ HTML पे बनाएंगे, जिसके साथ साथ आप उसकी CSS को भी एक्सेस करेंगे, आप कलर्स बदलेंगे, आप फॉन्ट्स बदलेंगे, CSS को भी आप एक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप बेसिकली ट्रांजिशन कर रहे हैं, अब आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके किसकी तरफ, फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि इसके बाद आपका टॉपिक कौन सा है, रिएक्ट। और रिएक्ट में यही फायदा है कि एक ही पेज के अंदर आपकी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट भी है, एक ही पेज में आपकी HTML भी है, एक ही पेज में आपकी CSS। हालांकि इतना बड़ा फायदा होने के बावजूद एंगुलर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एंगुलर बेसिकली रिएक्ट का कंपेटिटर है, उसी का भाई है। लेकिन एंगुलर क्या करती थी, एंगुलर ने हर चीज़ अलग रखी थी। आप HTML अलग बनाते थे, जावास्क्रिप्ट अलग बनाते थे, CSS अलग बनाते थे। तो हम ये जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि लोगों ने रिएक्ट क्यों उठाई, जबकि एक ही पेज में सारा फॉर्मूला करती है, तो एंगुलर भी क्यों नहीं किया, हालांकि वो इतना सोफिस्टिकेटेड है, पूरा सूटेड बूटेड करने की तरह वो हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वो पसंद नहीं आया। वो किस पे आए, रिएक्ट पे, कि उसमें बस वो इस तरीके से कपड़े आपने उठाए, बस्ते में भरे और ऊपर से पैर लगा के जैसे भी करिए वैसे कर। तो रिएक्ट कुछ इस तरीके से, लेकिन फिर भी लोगों को रिएक्ट पसंद, हम देखेंगे अच्छा। तो जब आप रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो रिएक्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े बड़े मसाइल पेश आएंगे। सबसे पहले तो आपको 2 हफ्ते इंशाल्लाह लगेंगे कि सिर्फ उसको स्टार्ट करें, सही वो इंस्टॉल नहीं होती, सबसे बड़ा मसला सही है। उसके बाद जब आप रिएक्ट को चलाने जाएंगे तो वो चलती नहीं है,
बंदा तरस जाता है, वो एक एनिमेटेड रिएक्टर लोगो आना होता है वो नहीं आता। तो लकी लोग होते हैं जिनका पहली बारी में इंस्टॉल भी हो जाती है, चल भी जाती है। सही है। तो अगर आप उन लकी में लोगों में से हुए तो बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा अनलकी हुए तो कोई वाली बात नहीं है। बेस्ट वन ने भी चला ली थी, ऐसी बात नहीं है, चल जाती है, चल जाता है। बस वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कितने भी मसला कर दिया। टाइम सॉकेट आपने कोई एक ही सामान ली, कोई भी सामान लीजिए, आपका नेट चल रहा है तो अभी आपको ऐसे मसाइल बहुत आएंगे, आप सीख जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ आपको भी अंदर लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना रखते हैं और इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे और डॉम मैनिपुलेशन में एक्चुअली हम कोई ना कोई कोड करना स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक अटेंडेंस के लिए भाई आगे आ रहे हैं तो आप